हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोर की थ्योरी देख ली थी, मतलब उनका जो भी एटॉमिक मॉडल था, जो जो थ्योरीज उन्होंने बताई थी वो सब हम लोगों ने देख लिया था। बट अभी भी जो नील बोर के टॉपिक हैं वो ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। अभी उनके ड्रॉबैक्स बाकी हैं और जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन एटम का, वो भी हमने अभी कंप्लीट नहीं देखा है। वो तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि ग्लास ट्यूब में आप लाइट मारो तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी ले लेते हैं और जो एनर्जी ले लेते हैं वो दिखाई नहीं देता है, जो एनर्जी नहीं लेते हैं वो दिखाई देता है, ठीक है। बट आज उसको हम लोग अलग तरीके से समझेंगे। बोर की थ्योरी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जो अगली थ्योरी थी बोर की, उन्होंने कहा था कि जो स्टेशनरी स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका जो रेडियाई होता है, जो उसका रेडियाई होता है वो होता है n स्क्वायर a नॉट। जहाँ पे a नॉट क्या है, a नॉट है एक वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है 59.9 पिकोमीटर और एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर Rn, ठीक है। R नॉट बोलो, Rn बोलो, Rn मतलब nth शेल में। तो अभी आपको फर्स्ट शेल का पूछा तो n की वैल्यू 1 पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 पूछा तो 2 पुट कर देना। a नॉट तो आपका फिक्स है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था, इसको आप नोट करके रखना। बट जब न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो आप लोग वही यूज करना जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था। वो फॉर्मूला क्या था, 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट पता करो, ठीक है। ऑर्बिट का रेडियस मैंने आपको ये ऑलरेडी डेरिवेशन कराया है, 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग उसी फॉर्मूले से सॉल्व करें, खुद का दिमाग ना लगाएं। यहाँ पे यूनिट चेंज की है आपकी बुक में, ठीक है। बट एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट जो है, आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, वो ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसको आप लोग याद रखें। फिर एनर्जी के लिए भी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया -2.18 इंटू 10⁻18। बट ये किसके फॉर्म में, ये जूल के फॉर्म में। और मैंने आपको एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही दिया रहता है। हम लोग देखते हैं अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। उसको मैंने शॉर्ट में सोचा था ख़त्म कर दूं पिछले लेक्चर में, बट ख़त्म नहीं हो सका वो, है ना। बेसिक ही मैंने बताया और तुरंत लेक्चर एंड करना पड़ा बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहला केस देखा था कि ग्लास ट्यूब पर जब लाइट जा रही थी और वहाँ पे गैसियस आयंस थे, हीलियम प्लस के थे या फिर हाइड्रोजन के थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ रेडिएशंस गायब थी, कुछ रेडिएशंस थी। अब की बार हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास गैस ट्यूब है दोबारा से, बट इस गैस ट्यूब को मैं अब की बार हीट करता हूँ। इसमें भरा हुआ है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है, H2 गैस। और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको हीट। तो अब देखो हीट करने से होगा क्या। हीट करने से ये होगा कि हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है। और जब इसको हीट किया जा रहा था तो साइंटिस्टों ने ये देखा कि इसके अंदर से रेज जा रही है, इसके अंदर से रेज जा रही है, ठीक है। कुछ रेज इसके अंदर से जा रही थी ग्लास ट्यूब के अंदर से। तो उन्होंने बोला कि जो रेज आ रही है उसमें सारे वेवलेंथ क्यों नहीं है, कुछ कुछ वेवलेंथ गायब क्यों है। जैसे अभी सपोज वॉयलेट दिख रहा है, इंडिगो दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, रेड दिख रहा है, बाकी ग्रीन और येलो गायब है, ठीक है। तो विबोर दिख रहा है, विबग्योर नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों। तो साइंटिस्टों के मन में जब ये सवाल आया तो बोर इसी का जवाब ढूंढने में लग गए एकदम। तो नील बोर ने पता किया कि जो इसके अंदर जो आयंस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो एटम है, देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम एटम के एनर्जी लेवल्स का भी पता किया था। तो आपको मैं अगर याद दिला दूं तो ये था हम लोगों का फर्स्ट शेल, ये था सेकंड शेल, और ये था थर्ड शेल, और ये था फोर्थ शेल। यहाँ पे था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -3.4, यहाँ पे -1.51, यहाँ पे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे एनर्जी लेवल्स थे। और मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी को एक्सेप्ट करता है जिस एनर्जी को एक्सेप्ट करके या तो वो ऊपर चला जाए या तो वो नीचे चला जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ओके। हाँ, तो एज electron gains energy it jumps to higher energy levels, ठीक है। बट फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा सा लॉ है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही कठिन लॉ है कि उसको आप हो सकता है ना समझ पाओ। खैर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको।
कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में हमेशा लो एनर्जी लेवल पर रहना चाहता है। आप भी, हम भी, सांप भी, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो वो हमेशा लो एनर्जी लेवल में रहना चाहेगा, कोई भी हाई लेवल पर, हाई एनर्जी लेवल पर नहीं रहना चाहेगा। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, मेरे अंदर एनर्जी आ जाए तो मैं क्यों नहीं रहना चाहूँगा, मेरे अंदर एनर्जी ना रहे, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अनसेटिस्फाइड हो, वो आपका हो गया हायर एनर्जी लेवल, मतलब आपके अंदर एक आग लगी हुई है कि आपको कोई चीज़ करनी है, ठीक है, मतलब आपसे रहा नहीं जा रहा है वो चीज़ किए बिना, बेचैनी, तो वो होती है हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। और जब आप सेटिस्फाइड हो, बैठे हुए एक तरीके से शांत पे, वो है लोअर एनर्जी लेवल। बताओ क्या चुनोगे, एक जगह पर बैठना पसंद करोगे या फिर बेचैन होकर इधर उधर मारपीट करना पसंद करोगे, क्या पसंद करोगे? लोअर एनर्जी लेवल। तो वही तो है ये। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप जैसे स्कूल में हो, जब तक टिफिन नहीं खाते रिसर्च से पहले, तब तक एकदम शांति से बैठे रहते हो, वो लोअर एनर्जी लेवल है। बट टिफिन खाने के बाद ऐसा जोश में इसको मार दिया, उसको फोड़ दिया, ऐसा चालू हो जाता है आप लोगों का, है ना। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कौन से स्टेट में रहना चाहोगे, तो आप वही पसंद करोगे, मैं शांत रहना चाहूँगा, या फिर दिन भर ऐसा मारपीट करना चाहोगे? नहीं। तो वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में लॉ है, ये बेसिक लॉ है कि हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में अपने लो एनर्जी लेवल पर रहना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। अब बोलोगे ये हायर कहाँ हुआ, 3.4 तो 13.6 से छोटा है, हायर कहाँ हुआ? अरे भाई -13.6 और -3.4 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो ये कम था, ये ज्यादा हो गया, उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा हो गया। तो अब वो चाहेगा कि वो दोबारा से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए। ध्यान से सुनना, अभी ये पॉइंट आ रहा है, यहां से मैं इस पॉइंट को डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। तो एज इलेक्ट्रॉन वांट्स टू रिमेन इन लो एनर्जी लेवल, उसको चाहिए कि वो लो एनर्जी लेवल में रहे, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न बैक टू लो एनर्जी लेवल, और वापस आते समय इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वापस आते समय इलेक्ट्रॉन चॉकलेट नहीं लाएगा, लो एनर्जी लेवल, एंड इलेक्ट्रॉन विल एमिट रेडिएशन व्हाइल कमिंग बैक। समझाता हूं, पहले लिखने दो फिर समझाता हूं। व्हाइल कमिंग बैक, या फिर व्हाइल रिटर्निंग लिख देता हूं, एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पर रहना चाहते हैं। तो आपने तो ये गुनाह कर दिया, इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचा दिया। नोट कर लो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने साफ नहीं लिखा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप सही से नोट करो। तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो लोअर एनर्जी लेवल में रहे, ठीक है। तो वो नीचे आएगा, 3.4 से दोबारा 13.6 में आएगा। अगर उसको 3.4 से 13.6 में आना है तो उसको क्या करना होगा? अपनी एनर्जी गंवानी होगी। कितनी गंवानी होगी? 10.2। तो जो वो 10.2 एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, वो किस फॉर्म में होगी? वो फॉर्म होगी रेडिएशन में। उसका फॉर्म कैसा होगा? रेडिएशन फॉर्म होगा। दोबारा से सुनो, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कचरा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या बोले इसको, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, उतना समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न बैक टू लो एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉन विल एमिट रेडिएशन व्हाइल रिटर्निंग। तो मैंने बोला कि यहाँ से आपने इसको हीट किया, यहाँ से आप क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे। तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स थे वो भी हीट हो रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो एटम उसके हीट हुए, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे इसको एनर्जी मिल गई, तो वो हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। बट वो नहीं चाहेगा कि वो हायर एनर्जी लेवल पर रहे। कोई इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा क्या? आप ही सोचो, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान होता है? नहीं होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता है। रिएक्शन भले हम आसानी से करा ले, बट किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमेशा लो एनर्जी लेवल पर रहना चाहता है। उसको निकाल दोगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कैसे पता चला? पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, आयोनाइजेशन, याद आया? ठीक है, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन हुआ, आज लिख के दिया था ना। तो वही इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएगा तो उसका एनर्जी जीरो हो जाएगा, बट वो चाहेगा कि उसको लो एनर्जी में रहना है, मतलब वो 13.6 पर दोबारा आना चाहेगा। तो हमने क्या किया, यहां से जब उसको हीट किया, तो हीट के कारण, हीट क्या? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना जानते हो ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मतलब जो हम लोग हीट कर रहे हैं वो भी इसको एनर्जी ही दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो वो पहले ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट पर जंप कर गया, मतलब हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। बट दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट लो एनर्जी लेवल पर रहना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं क्यों रहूं फिर ऊपर, मैं भी नीचे आऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो नीचे तो आसानी से आ नहीं पाएगा। नीचे आने के लिए उसको अपनी एनर्जी गंवानी होगी। कितनी गंवानी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किस फॉर्म में रिलीज करेगा? इट विल रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वही रेडिएशन यहाँ पे दिखाई देती है।
वही रेडिएशन यहाँ पे दिखाई देती है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला आया, तो यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो भी वेवलेंथ होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। अभी डेरिवेशन करेंगे हम लोग, कौन सी वेवलेंथ दिखाई देगी, उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये वो सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। काफी मैथमेटिकल होने वाला है आज का भी लेक्चर। फिर किसी इलेक्ट्रॉन को सपोज आपने पहले से तीसरे पे भेज दिया, तो वो तीसरे से पहले पे आएगा या तीसरे से दूसरे पे आएगा, तो उस पर भी कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, तो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो वेवलेंथ दिखाई देगी, ठीक है। अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार सारी वेवलेंथ क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप एनर्जी देखो -13.6 है, उसके बाद सीधा -3.4 है। अगर यही ऐसा होता कि -13.5, -13.4, -13.3, तो सारे वेवलेंथ हमें दिखाई देते, बट यहाँ पे सारी एनर्जीज जब गायब है तो सारे वेवलेंथ कैसे दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट किया, सेकंड में गया, उसने एनर्जी एमिट किया आते समय, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 13.5 वाला होता तो वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट करता, एक और रेडिएशन दिखाई देती। ऐसे अगर बहुत सारे यहाँ पे एनर्जी लेवल्स होते तो बहुत सारे रेडिएशन हमें दिखाई देते, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल इतने कम है, उसी की वजह से यहाँ पे रेडिएशंस भी कम हमें दिखाई दे रहे हैं, वेवलेंथ हमें कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ये रेज असली में नहीं होते हैं, यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ नापते। सो आई हैव टू रब दिस, ऐसा मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ओके, समझ गए। चलो एक और बार रिपीट कर देता हूँ, काफी पकाता हूँ मैं आपको, है ना, एक ही बात बार बार बोलते रहते हो क्या। अगर कुछ लोग हैं समझते नहीं है, कमेंट कर दो अगर समझ में आ गया है, ठीक है। टाइम स्टैम्प लगा के देखो, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है, बट दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट लो एनर्जी लेवल पर रहना चाहता है, तो जब वो दोबारा आएगा तो दोबारा आते समय वो रेडिएशन एमिट करेगा, और जो रेडिएशन एमिट करेगा वही यहाँ पे दिखाई देगी, जो रेडिएशन एमिट करेगा वही रेडिएशन यहाँ पे दिखाई देगी। अब इलेक्ट्रॉन सारे रेडिएशन तो एमिट कर नहीं सकता है, क्योंकि उसने जितना एनर्जी लेके वहां गया उतना ही एनर्जी लेकर वो यहाँ आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई भी एनर्जी एक्सेप्ट कर ले। हमने बोर के पोस्टुलेट में देखा था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन कैन नाइदर एक्सेप्ट एनर्जी नॉर लूज एनर्जी, वो कोई भी एनर्जी एक्सेप्ट लूज नहीं कर सकता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो उसको मिलेगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज वो पहले से तीसरे पे गया, तीसरे से पहले पे आएगा तो उसमें भी रेडिएशन एमिट करेगा। तो इस तरीके से जो जो एनर्जी लेवल्स है यहाँ पे उसकी रेडिएशंस वो ये एमिट करता है, और बाकी एनर्जी लेवल्स वो नहीं एमिट करता है। चलो आई होप आई एम क्लियर नाउ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। ओके, सो लेट्स सी अ क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फॉर्मूला समझेंगे और फिर चीज़ों को डिराइव करेंगे, ठीक है, जो भी हमें सीखना है। अब यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है। जो भी जेई कर रहे हैं उनको यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो नीट कर रहे हैं उनको यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n = 2 to n = 1, फाइंड द एनर्जी एंड द वेवलेंथ एमिटेड रेडिएशन, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। देखो वेवलेंथ में कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, सोच नहीं पा रहे, मुझे भी याद नहीं आया कि आपको हो सकता है वेवलेंथ का मतलब ना मालूम हो। तो देखो वेव ऐसी होती है, ये जो वेव का ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। और ये क्रस्ट और ये ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, और रिप्रेजेंट करते हैं उसको लैम्डा से। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n = 2 to n = 1। तो हम लोग पहले बना लेते हैं, ये पहला ये दूसरा, दो ही के काम है यहाँ पे। दूसरे में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो एनर्जी हम लोग देखो यहाँ से पता कर सकते हैं। एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी आएगी डेल्टा E = E2 - E1 से, है ना। E2 हमें मालूम है 3.4 है, और E1 भी हमें मालूम है 13.6 है। तो -3.4 - -13.6 = -3.4 + 13.6 = आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट सपोज आपको ये याद नहीं रहा, तब क्या करोगे। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, अभी याद लेक्चर देख रहे हो, बट कुछ दिन में आप भूल जाओगे। भूलना नहीं है वैसे, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। इस टॉपिक के लिए भूल सकते हो, बट बाकी टॉपिक के लिए याद रहना चाहिए, इनडायरेक्टली याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी का यहाँ पे एक फॉर्मूला है hc/λ। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, और c क्या है, c है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻³ जूल पर सेकंड, जूल सेकंड, ठीक है। और ये आपकी वेलोसिटी, और लैम्डा तो वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ यूनिट्स की बात कर लें फटाफट, यूनिट्स हो गई, इसकी हो गई जूल सेकंड, इसकी हो गई मीटर पर सेकंड, इसकी हो गई मीटर, मतलब लेंथ, ठीक है। लैम्डा कैसा है, लैम्डा एक लेंथ है तो सिर्फ मीटर। ओके, तो ये हो गई इसकी एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी पता करेंगे तो E2 क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आता है, तो आपका जो ये फॉर्मूला है ये हम लोगों का डेल्टा E का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं डेल्टा लगाना भूल गया, ये डेल्टा E का आपका फॉर्मूला है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला लास्ट टाइम देखा था, कितना था भाई, मैं भी भूल गया, -13.6 × Z²/n², यही था क्या, यही था, ठीक है। -13.6 × Z²/n², यही टोटल एनर्जी थी।
तो यहाँ पे E2 E1 तो यही रहेगा, बट डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई होगा HC बाय लैम्डा। हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। तो HC बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला हम लोग क्यों डिराइव कर रहे हैं, ताकि हम वेवलेंथ निकाल सके, लैम्डा निकाल सके। बाकी डेल्टा ई तो ऐसे ही निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, देखो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मैं E2 माइनस E1 आपको निकाल के दिखा देता हूँ, मतलब डेल्टा ई निकलवा देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग लैम्डा की बात करेंगे। ओके, पहले हम लोग डेल्टा ई निकाल लेते हैं, उसके बाद लैम्डा की बात हम लोग करेंगे। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 क्या होगा भाई, E2 होगा -13.6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, तो ये होगा 2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस 13.6 इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, ठीक है, ये अलग। तो -13.6 डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 13.6 डिवाइड बाय 1, ये 12 नहीं है, यहाँ 1 का स्क्वायर है। ओके, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा -3.4 और ये 13.6। तो देखो बिना फॉर्मूले के आपका आंसर खटाक से आ गया। अब कुछ लोग को जिनको नहीं याद हो रहा होगा -13.6, तो वो ये फॉर्मूला याद कर लें। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पहला मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, दूसरा, n की वैल्यू 3 तीसरा, n की वैल्यू 4 चौथा, ऐसे उन्हें मिल जाएगा। तो डेल्टा ई तो हमने निकाल लिया। तो एक और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एनर्जी, एनर्जी तो हमने निकाल दिया कि भाई 10.2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी वो एमिट करेगा। मैं पहले से ही आपको बोल रहा हूँ कि वो सेकंड में गया तो इतना एनर्जी लेकर गया, तो जब फर्स्ट में आएगा तो इतना एनर्जी वो देकर आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ, डेल्टा ई का वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग लैम्डा निकालते। तो डेल्टा ई मैंने बोला HC बाय लैम्डा है, भाई E2 हो जाएगा -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर माइनस -13.6 इंटू एटॉमिक नंबर 1 है यहाँ, तो हम लोग 1 पुट कर देते हैं, 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। -13.6 डिवाइड बाय 4, -13.6 डिवाइड बाय 4 प्लस 13.6 डिवाइड बाय 1, इसका आंसर आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे है HC बाय लैम्डा। क्वेश्चन में बोला है पता करो वेवलेंथ, मतलब हमें लैम्डा पता करना है, तो HC को वहाँ भेज देते, 10.2 को यहाँ भेज देते, इधर उधर करते तो लैम्डा में मिल जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी। ओ भाई बहुत हार्ड हो गया ना। चलो H क्या है भाई, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इधर लैम्डा और इधर है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक काम करते 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ भेज देते, लैम्डा को वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो 10.2 है ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मतलब इसकी यूनिट सही नहीं है, यूनिट में झोल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये जूल सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू एक्सचेंज करने के बाद, सबकी यूनिट रखने के बाद, मतलब सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर मिला वो मिला लैम्डा इज इक्वल टू 12375 डिवाइड बाय 10.2। तो ये आप लोग याद कर लो, ये हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। 12375 डिवाइड बाय 10.2, ये आप लोग लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हो, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो एक और तरीका, इसका जनरल फॉर्मूला क्या नोट्स में लिखोगे, नोट्स में लिखोगे इसका जनरल फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 12375 डिवाइड बाय डेल्टा ई। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला तैयार। अब क्वेश्चन में कहीं से भी पूछ ले, क्वेश्चन में पूछे तीसरे में से पहले में आया तो उसका एनर्जी आप लोग यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए पूरा कंसेप्ट। लैम्डा को हमने 10.2 को हमने यहाँ भेजा, लैम्डा को वहाँ भेजा, तो लैम्डा का ये देखो, इसको हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा था वो मीटर्स में आ रहा था, SI यूनिट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने SI यूनिट में कन्वर्ट किया और एंगस्ट्रॉन्ग में आंसर निकाला, ठीक है। जो लैम्डा आया है वो एंगस्ट्रॉन्ग में आंसर आया है आपका, याद रखना इसको। तो कभी भी आपको चेंज इन एनर्जी और वेवलेंथ निकाले पूछे तो ये आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फिलहाल इसको नोट्स में लिख लो, बट इसके बाद हम लोग इससे भी एक अच्छा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो इसको फिलहाल आप लोग लिख लो और फिर हम लोग एक अच्छा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, तो इसका हम लोग दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पहला फॉर्मूला आपको अब याद होना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन ई। ई बोलो, डेल्टा ई बोलो, एनर्जी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से साइंटिस्ट लोग निकाल लेते थे कि अगर उसकी एनर्जी है, ये है, चेंज इन एनर्जी ये है, तो मतलब ये वाली लैम्डा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला वेवलेंथ दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलो, तो मैंने बोला n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे गया, तो मतलब डेल्टा ई हो जाएगा ई एनर्जी ऑफ सेकंड शेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। तो ये क्या होता है, ये होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जनरल फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, जनरल फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग कॉमन, या फिर हम लोग 13.6 ले लेते हैं कॉमन। चलो अभी कॉमन नहीं लेते वरना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मेरे लिए भी
कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब समझ में आया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ और कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, सबूत कुछ नहीं है आपके पास कि मैंने कुछ किया। यहाँ पे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ले लो कॉमन। जब आपने 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये n2 था, n2 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1/n2 का स्क्वायर प्लस 1/n1 का स्क्वायर। अच्छा, माइनस 1/n2 का स्क्वायर प्लस 1/n1 के स्क्वायर को मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, जैसे -3 + 5 लिखा है तो इसको 5 - 3 भी तो लिख सकता हूँ। दोनों से आंसर तो वही आएगा 2 2। तो इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। और कुछ डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने देखा ही था, क्या होता है भाई, hc/λ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब थोड़ा थोड़ा चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगेंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे hc से मल्टीप्लाई करते। hc से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे कैंसलेशन हो जाए। hc से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे hc और hc कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 1/λ इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई hc और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो जाता है कि 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर रहेगा, तो ऐसा डाउट अपने अंदर मत रखना, जुबान पर रख लेना सारे फॉर्मूले को 100 पेजेस की बुक में एक बार लिख लो, हफ्ते में एक दिन सारे फॉर्मूले को जरूर रिवाइज करना, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हो गई। आगे बढ़ते, अब जो आपको ये वैल्यू दिख रही है, आप तो जान ही चुके हो कि मैं क्या ट्रिक यूज करता हूँ, हर बार कांस्टेंट की वैल्यू रख देता हूँ और फिर हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाता है। तो ये भी एक तरीके से कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर को हटा दो, ठीक है। ये जो जो 13.6/hc दिख रहा है इसको हम बोलते हैं r। क्या होता है, r होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, r होता है रेडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर, ठीक है। तो कभी आपको डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह करने आया तो इसका डायमेंशन होता है L-1 M0 T0, ठीक है, ध्यान से लिख लो, कभी कभी आ जाता है गलती से। तो ये हो गई हमारा कांस्टेंट, ये 13.6/hc हो गया हमारा r। तो 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इतना समझा। अब बताओ, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से अब वैल्यूज निकालते हैं, है ना। सपोज आपको डायरेक्टली खाली n की वैल्यू दी है और एनर्जी फाइंड करने नहीं बोला है, आपको सीधा बोला है कि आप लैम्डा पता करो, तो ये आपके लिए इजी फॉर्मूला है एज कम्पेयर टू दिस वन। आपको वो इजी लग रहा होगा, बट अभी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही इजी लगेगा, ठीक है। देखो r की वैल्यू क्या होती है, 13.6/hc, ये याद रखना। चलो, तो 1/λ r, एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसमें क्या शक है। चलो इसको पहले लिख लो अपनी बुक में, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर कहाँ से आया है, n इज इक्वल टू 1 पे आया है, ठीक है। तो 1/1 का स्क्वायर कहाँ से आया है, n2 से आया है, तो 1/2 का स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल टू r, ये हो गया 1/1 माइनस 1/4। आगे सॉल्व करोगे तो 1/λ इज इक्वल टू r आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/4। अरे ये कैसे आ गया, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 - 1 3, 1 4 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू रख लो तो आपको आंसर आ जाएगा। बट कोई यहाँ पे चालाक बच्चा होगा तो बोलेगा कि देखो हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए ना, तो 1/λ को मैं λ/1 लिख देता हूँ, है ना, उल्टा कर देता हूँ इक्वेशन को, तो लैम्डा आ जाएगा 1/r इंटू 4/3। बहुत अच्छे, कौन था वो चतुर बच्चा, बहुत ही चतुर निकला। तो यहाँ पे आपको 1/r की वैल्यू याद रख लेनी है जो कि है 911 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 911। कितना आसान है याद रखना। अब देखो 1 2 3 7 5 से तो आसानी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 911 इंटू 4/3। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉन्ग। कोई शक हो तो सॉल्व करके देख लेना, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया फॉर व्हाट, टू फाइंड द वेवलेंथ। तो हमने पता कर लिया जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले शेल में आएगा तो ये वेवलेंथ हमें दिखाई पड़ेगी, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, और बाकी वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देगी। तो अच्छे से याद कर लो, 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको नहीं याद करनी, आपको वैल्यू याद करनी है 1/r की। 1/r की वैल्यू मैंने लिख के दी यहाँ पे 911 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1/r इज इक्वल टू 911, ओके। चलो, तो इतनी चीजें नोट्स में डालो, मैं वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखता हूँ और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ों को देखा यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 7 5 डिवाइड बाई ई, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको कर लेने हैं याद।
1/r की वैल्यू हमने देखी 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1/, लैम्डा की वैल्यू देखी हमने r/z², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हम समझ चुके हैं, और क्या समझना है। चलो तो अब उसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया और हम लोग कहाँ चले गए। टॉपिक बढ़ता जाएगा, अभी तो बहुत डीप में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे हो गए उसके एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो आप लोग, ठीक है। व्हेन n इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 1, find wavelength of radiation emitted। ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप में बताता हूँ। ये सारे क्वेश्चन जेई नीट में आ सकते हैं, नीट में नहीं जेई में जरूर आ सकते हैं, ठीक है। आए भी है इवेंचुअली कुछ क्वेश्चंस यहाँ से। और ये सब टॉपिक जो आप कर रहे हो ना, ये सब 12th में आपको दोबारा आएगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में, ठीक है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला। चलो तो अब मैं करता हूँ इसको, आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। तो 1/λ इज इक्वल टू r/z²। बार बार अगर फॉर्मूला बोलते जाओगे तो खुद ही याद हो जाएगा यार, मेरे को भी तो ऐसे ही याद हुआ है, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होती है हमें नहीं पता है भाई, हम तो नहीं जानते r की वैल्यू। z की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू 1 होती है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। 1² डिवाइड बाय 1/n1 क्या है, n1 है 1, n2 क्या है 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया r 1/1 माइनस 1/16। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 15/16। अरे ये कैसे आ गया पब्लिक झटके में। 16 1 जा 16 माइनस 1 15, 1 16 जा 16। तो अब मैंने बोला लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा के लिए इसको उल्टा कर दोगे। चलो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो उल्टा नहीं करेंगे, अभी माफ़ी चाहेंगे। तो अगर मुझे लैम्डा चाहिए तो ये हो जाएगा 1/r इंटू 16/15। तो r की 1/r की वैल्यू होती है 911, अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए था, 16/15। यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं, इसको बनाते हैं 910। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10। और किससे कैंसिल करोगे, 3 से कैंसिल कर दो, ठीक है। कैंसिल तो नहीं हो रहा है तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन दोबारा करते हैं, 3 बना देते हैं यहाँ पे। 3 6 जा 18, 61। तो अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आएगी वही वेवलेंथ आपको वहाँ पे दिखाई हुई होगी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, और जो यहाँ पे एनर्जी लेवल नहीं है उनकी वेवलेंथ आपको नहीं दिखाई दी होगी। समझ में आया अच्छे से। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो देखो 4th की आपको 0.85 वैल्यू मालूम है, ठीक है, और 1 का -13.6। तो इसको कैलकुलेट कर दो, और डेल्टा ई, ये डेल्टा ई है यहाँ, चेंज इन एनर्जी, और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो उसके बाद आपको लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम आंसर आएगा, मैच करके देख लेना। तो ये तो बातें हो गई छोटी मोटी। अब इसको मैं रफ करके आपको IMP कंसेप्ट बता, ओके। तो ये जो मैंने आपको शेल्स बना के दिखाए हैं, इसको मैं लाइन पे बनाता हूँ। यहाँ पे हो गया n इज इक्वल टू 1, ये हो गया n इज इक्वल टू 2। थोड़ा ऊपर बनाता हूँ मैं, क्यों ऊपर बना रहा हूँ उसका भी मतलब अभी समझाऊंगा मैं आपको। n इज इक्वल टू 2, फिर आ गया n इज इक्वल टू 3, फिर आ गया n इज इक्वल टू 4, फिर आ गया n इज इक्वल टू 5। ऐसा करते 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 आ जाएगा इन्फिनिटी। तो अभी हम लोगों के कुछ सीरीज चालू होंगे, वो सीरीज क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में फर्स्ट शेल में आया, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आया। सपोज इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आया। सपोज इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आया। सपोज इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में आया। सपोज इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में आया। यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन आ कहीं से भी रहे हैं बट आ रहे हैं वो फर्स्ट शेल में ही। सारे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहे हैं बट आ रहे हैं वो फर्स्ट शेल में। तो यहाँ से जो वेव निकलेगी उसको हम बोलेंगे लाइमन वेव, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था लाइमन ने, ठीक है। और ये पूरी वेव की सीरीज हो गई। पहली तो ये वेव n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 वाली, n इज इक्वल टू 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, इन्फिनिटी से 1। तो कई सारी वेव है यहाँ पे, तो ये वेव्स की सीरीज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू फर्स्ट शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल, इट इज कॉल्ड लाइमन वेव, ठीक है। जो भी यहाँ से वेव निकलती है उसी को हम बोलते हैं लाइमन वेव। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज और एक बाल्मर सीरीज, ये दो सीरीज बहुत फेमस है,
ठीक है, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स की बात कर लो 12वें चैप्टर की या तो इसकी बात कर लो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आएगा तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, खुद से सॉल्व करना, दूसरे से नहीं। n इज इक्वल टू 3 से 1 में आएगा तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में आएगा तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, फटाफट मुझे कर दो पता। ठीक है, ताकि मैं हो जाऊँ खुश कि आपको कंसेप्ट समझ गया, मेरी टीचिंग सफल रही। ठीक है, चलो फाइंड करो। आया क्या आंसर? सोच में पड़ गए सब लोग कि मैं कहाँ गायब हो गया, यहीं हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में रखो ना, n1 की जगह 1 रखो, n2 की जगह 2 रखो, n1 की जगह 1, n2 की जगह 3, रफ बुक निकाल के सॉल्व करो। ठीक है, फेयर बुक में मत गंदगी करो क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन में गलती करोगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, इसका मैंने निकाला है, देखो n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 का मैंने ऑलरेडी आपको फाइंड किया था, 1216 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब जो लाइमन सीरीज की पहली वेव है, ठीक है, लाइमन सीरीज की जो पहली वेव है उसका वेवलेंथ है यहाँ पे 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1216 एंगस्ट्रॉम। चलो यहीं पे लिख देता हूँ 1216। अच्छा, जो 3 से 1 में आया उसका क्या, उसका भी पता करते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 का स्क्वायर। देखो हमेशा यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के ही कंसिडर करके चलेंगे, बाकी किसी का कंसिडरेशन नहीं लेंगे। तो z की वैल्यू हमेशा 1 रखना, याद रखना। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r इंटू 8/3। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन r इंटू 3/8 और ये हो गया लैम्डा, उल्टा कर दिया ना हमने, तो लैम्डा इज इक्वल टू 911 इंटू 3/8, तो ये हो गया कैंसल, 8 1 जा 8, अप्रॉक्सीमेशन करते इसको 2 बना देते, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ओ हो, इतनी खतरनाक वैल्यू, कहीं तो गलती है दया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, तो 114 9 जा कितना होता है, कुछ लास्ट में तो 6 आएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1026 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो हमें वैल्यूज मिल रही है ये सब आती हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, अब इसकी बाद में करेंगे हम लोग, वरना आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अब इन्फिनिटी से मतलब एकदम दूर से, बहुत दूर से जब वेव्स आ रही है पहली शेल में, तो उसके बारे में हम पता करते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो उसको गायब कर दो, तो ये r 1 1 1 0, तो ये बचा r, सिर्फ r बचा ना, बाकी 1 1 जा 1 तो हो ही गया। तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर r आया, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/r। अरे लैम्डा को वहाँ भेजा, r को यहाँ भेजा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट वेव है लाइमन सीरीज की, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए वो चीज़ें। n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन आता है, तो वहाँ पे जो वेव निकलती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, और जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 पे आते हैं तो उसे हम बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, लेमन नहीं, नाम मत खराब किया करो साइंटिस्ट का। और इसकी अगर हम लिमिट्स की बात करें तो इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से आगे जाओगे नहीं, 2 से नीचे आओगे नहीं। क्या 1.5 है यहाँ पे, नहीं है, 2 से नीचे तो आ नहीं सकते, तो मतलब या तो 2 से गिरोगे या तो एकदम ऊपर इन्फिनिटी से गिरोगे। तो इसकी लिमिट 1216 से 911 है। ये सब याद रखना, बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीधा मार के आना आंसर, कोई इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। अरे 1 मिनट में कितना कैलकुलेट कर लोगे, 180 क्वेश्चन 180 मिनट, एक क्वेश्चन फॉर 1 मिनट, तो याद रखो। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई आपके लिए। अब इनको मैं रफ करता हूँ और थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आएगा। ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर वेज अभी निकल रही है जो रेस, उसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं। जो एब्जॉर्व करने की बातें होंगी वो हम लोग थोड़ी देर में अभी कर लेंगे। ठीक है, देखो तो अभी हम लोगों ने बात कर ली कि n इज इक्वल टू 1 पे जब रेज आके गिर रही है तब क्या सीन हो रहा है, और जब इसका सारा कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर तक मैंने बना लिया, इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 6 7 8 इन्फिनिटी।
n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब रेज पहले शेल में गिर रही है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में वापस आ रहा है, तब क्या हो रहा है। और जब अब की बार हम लोग बात करते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू सेकंड शेल, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल पर गिरेगा तो अब की बार हम लोग इसको बोल देंगे बाल्मर सीरीज। क्या बोल देंगे इसको? बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन यहीं से आएगा। बाल्मर सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फिर लाइमन सीरीज आ गई एक, दो ही क्राइटेरिया जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिजिक्स का 12वां चैप्टर या 12वीं का फिजिक्स का चैप्टर या ये चैप्टर की बात कर लो। तो यहाँ पे 3 से 2 पे आएगा, 4 से 2 पे आएगा, 5 से 2 पे आएगा, 6 से 2 पे आएगा, 7, 8, 9 ऐसा आते रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बार इन्फिनिटी से भी आएगा, है ना। तो जब रे n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे आती है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है। और जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 2 पे आता है इलेक्ट्रॉन रेज नहीं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। थोड़ा सा खो जाते हैं हम लोग लेक्चर के टाइम, ऐसा लगता है रेज की ही बात चल रही, बिकॉज रेज ही ऐसा आते हैं ना, बट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन 2 से 3 पर आ रहा है, सॉरी 3 से 2 पर आ रहा है, 4 से 2 पर आ रहा है, तो इन्फिनिटी से 2 पर आएगा तो लास्ट लाइन। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, चलो आप पता करो। जब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा तब क्या होगा लैम्डा। जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 2 में आएगा तब क्या होगा लैम्डा। जब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आएगा तब क्या होगा लैम्डा। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, आंसर दो फटाक से, मैं लिख दूंगा, ठीक है। और ये आता है हम लोगों का विजिबल रीजन में, ठीक है। इसकी जो रेज होती है वो होती है विजिबल रेज, और उसकी लिमिट होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम इसकी लिमिट होती है, किसकी? विजिबल रीजन की। तो आप समझ गए होंगे, आपका तीनों का जो आंसर आएगा वो इसी के बीच में आना चाहिए, इससे बाहर गए तो मतलब आंसर गलत है, ठीक है। और विजिबल लाइट्स कौन कौन सी होती है? विजिबल होती है विबग्योर। अब यहाँ पे आप लोग विबग्योर का एग्जांपल ले सकते हो, खैर हम लोग वहां पे नहीं ले सकते थे, ठीक है। लाइमन सीरीज कहाँ लाया करती है? लाइमन सीरीज लाया करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन। खैर अभी मैं पूरा आपको लिख के दूंगा, टेंशन मत लो, फिलहाल आप ये कैलकुलेट करो, ओके। चलो फॉर्मूला लगाओ, सामने फॉर्मूला, क्यों इतना इंतजार कर रहे हो? अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है आपके लिए, बट से थर्ड फॉर्मूला विल ऑलवेज बी वर्किंग, ओके। चलो तो मैं ही निकालता हूँ, कुछ करने वाले हो नहीं। आवाज़ आई नहीं मुझे आपकी, भले ही आप बोल रहे थे। तो R1 का स्क्वायर, हमेशा Z की वैल्यू हम 1 लेकर करेंगे, 1/1, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1/, ओके, यहाँ पे 4 से 2 पर, 3 से 2 पर, 2 की बात हो रही है ना, 1 मैंने लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, आप समझ गए होगे, खैर समझदार हो। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ओके। तो R1 1/4 माइनस 1/9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R इंटू 1/36, 5 तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/R इंटू 36/5। अब 1/R हम जानते हैं, 1/R होता है 911 इंटू 36/5। 911 को 910 लिख दो ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 5 1 5, 5 8 जा, 5 2 जा, तो इसको सॉल्व करो थोड़ा। 182 इंटू 36 देखो कितना आते हैं, 6 2 12। देखते में से पहले होता है क्या आपका? 2 5 7 6 3, ओके। 36 है वो ना, ओके 36 है, मैंने 32 लिख दिया। 182 इंटू 36, 6 2 12, 6 8 48, 6 1 6, 3 2 6, 3 8 24, 3 1 3, 2 5 5 6। तो इसकी वैल्यू आ गई 6552 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज जो है उसकी वेवलेंथ होती है 6552 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 6552 एंगस्ट्रॉन्ग। चलो इसकी बात करते हैं, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका ज़रूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी कैलकुलेशन के लिए, टाइम पास के लिए। तो ये हो गया R1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लोगे तो R, और ये हो जाएगा 4 का 16, 4 12, 12 डिवाइड बाय 4 8 जा 32, 16 4 16 64, ठीक है। कैलकुलेशन करके समझ लेना आप लोग। 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 16 माइनस 4 12, 16 4 जा 64। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 911 इंटू 64/12,
912। अब इसको 910 बना लो कैलकुलेशन के लिए, है ना, ये 912 बना लो ताकि ये 4 से कैंसिल हो जाए। तो 4 3 जा, 4 1 जा, अरे 4 2 जा, 4 2 जा, 4 2 जा, 4 8 जा। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? चलो फिर से अप्रॉक्सीमेशन कर लो। बार बार अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो आंसर थोड़ा सा आ सकता है गलत। ओके 8 ही था ना, 8 कैंसिल होता है, 3 7 जा, 3 6 जा। तो लैम्डा इज इक्वल टू आप निकाल लेना 76 इंटू 64 और फिर अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लेना 3 से 2 पर, 4 से 3 पर, 4 से 2 पर आप लोग यहाँ पे लिख लेना। अब लास्ट लाइन की बात करते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये हो गया 1/4। अब आर की 1 अपॉन आर हो गया और ये 4 हो गया। 1 अपॉन आर की वैल्यू हम जानते हैं 911। तो 911 इंटू 4, 911 इंटू 4 हो जाएगा 3644। एम आई राइट? आई डोंट थिंक दैट आई एम राइट। लेट्स कैलकुलेट 911 इंटू 4, 4 1 जा, 4 1 जा, 4 3 6 4 4। एम आई राइट? आई एम राइट। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 3644 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो लास्ट लाइन होती है वो तो विजिबल नहीं होती है, बट बाकी सारी लाइंस जो होती है वो हमारी विजिबल होती है। 6552 भी 4000 से 8000 के बीच में आ रहा है। 3644, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज 3644। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोपचे में 3644 एंगस्ट्रॉम। चलो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? बस इतना ही समझना था आपको। अब आपका लगभग कंसेप्ट एंड होने को आया। तो एक बहुत ही महा सीरीज देख लेते हैं हम लोग इसके बाद। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अब दोबारा से। ये हो गई पहली लाइन, n इज इक्वल टू 1, सही है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। लाइन सीधी जा रही है क्या? ओ वाओ, हाउ एक्सपर्ट आई एम। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। ये मैं लाइंस नहीं बना रहा हूँ, हाँ, अरे दिख तो रहा है, चश्मा नहीं पहना हमने, आपने पहना, आपको नहीं दिख रहा है। लाइंस नहीं है भैया, जो मैं शेल बता रहा था ना आपको कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उसी को बस मैं लाइन में लिख रहा हूँ। 1 की जैसे वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। टेंशन मत लो, एकदम टेंशन लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या थी भाई? इसकी वैल्यू थी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू हमने पता ही नहीं की, तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 4 ही याद रखना है आपको। तो देखो, आप देखोगे यहाँ पे तो लाइन्स के बीच में यहाँ पे गैप ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज 13.6 और 3.4 में 10.2 का गैप है। बट आफ्टर दैट यहाँ पे गैप कम हो गया, इसीलिए यहाँ पे भी कम हो गया। यहाँ पे और कम हुआ, और कम हुआ, और कम और कम और कम, आगे चल के एकदम गायब होने लगेगा गैप। ओके, चलो। तो जब रेज आकर पहले पे टकराती हैं, थोड़ा सा मैं इसको लॉन्ग कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा मुझे लॉन्ग बनाना ही चाहिए था। 1 पे जब आके रेज गिरती हैं, चाहे वो 2 से गिरे, 3 से गिरे, 4 से गिरे, 5 से गिरे, कहीं से भी गिरे, बट जब आके 1 पे गिरे, यहाँ पे हम अपना इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की लिमिट होती है 1216 से 911 एंगस्ट्रॉम की, और इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की होती है, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। विजिबल कौन सी होती है? 4000 से 8000 वाली। अब हमने दूसरी बात की, जब 3 से 2 पर गिरे, 4 से 2 पर गिरे, 5 से 2 पर गिरे, तेरे मुंह पर गिरे, 6 से 2 पर गिरे, इन्फिनिटी से 2 पर गिरे, तो उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, इसकी लिमिट क्या होती है? इसकी लिमिट होती है 6552 से 3644 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये होता है विजिबल रीजन में। ये रेस कैसी होती है? विजिबल रेज होती है, और विजिबल रेज की लिमिट होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की। और विबग्योर आता है इसमें। ये सारे क्वेश्चन पूछेगा आपको पूछेगा बाल्मर सीरीज कहाँ आती है? नीट में आया भी है, बाल्मर सीरीज कहाँ आती है? विजिबल रीजन में, ठीक है। लाइमन सीरीज कहाँ आती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। सीधा क्वेश्चन, नीट में आया भी है, ठीक है। अब जब 3 पे आएगा, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए, इन्फिनिटी से आए, तो इसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? पास्चन सीरीज। तो इसकी लिमिट्स मैंने तो कैलकुलेट नहीं की है, ओके। तो इसकी लिमिट्स आप लोग कैलकुलेट करना, खैर ये पूछता नहीं है, बट ये आता है इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में, शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन में ये हम लोगों का आता है, शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा भाई? नेक्स्ट होगा 4 पे आके गिरे, तब क्या होगा? तो जब 4 पे आएगा इन्फिनिटी से लेके,
तो इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? ब्रैकेट सीरीज। अब देखो जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उन्हीं का नाम इसको दे दिया गया। ये भी आता है शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कपड़े का बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छे से समझ में रहा है क्या? अच्छे समझ में आ रहा है तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज हो गई। अब की बार क्या होगा? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब की बार देखो जब 5 पे आए, कहीं से भी आए बट 5 पे आए, कहीं से भी आए बट 5 पे आए, तो इसको बोलेंगे फंड सीरीज। इसको बोलेंगे फंड सीरीज। स्पेस फुल हो गया क्या? नहीं। ओके, फंड सीरीज। फिर ये आता है हम लोगों का लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में। लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में आपकी बुक में इतना डीप में दिया ही नहीं है, ठीक है। फिर जब 6 पे आके गिरा, अभी देखो 5 पे आके गिरा, अब देखो जब 6 पे आके गिरे, चाहे वो 7 से आए, चाहे वो 8 से आए, चाहे वो 9 से आए, चाहे वो 10 से आए, चाहे वो 11 से इन्फिनिटी से आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे हमफेरी सीरीज। हमफेरी सीरीज, ठीक है। और ये भी आता है लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में। तो ये छोटी मोटी बातें हमारी हो गई। किसके किसके लिए? यहाँ पे गिरता है n बराबर 6 पे, यहाँ पे गिरता है n बराबर 5 पे। मैं अगर अलग मार्कर से लिखूंगा तो बहुत बड़ी कृपा होगी मेरी आप पर, आपकी मुझ पर। ओके, 2 मिनट। वेयर इज माई मार्कर? आई हैव लॉस्ट, नॉट लॉस्ट, वेयर इज इट? I have to use the blue one only. ओके, देखो n बराबर 6 पे गिरे, n बराबर 5 पे गिरे, n बराबर 4 पे गिरे, n बराबर 3 पे गिरे, n बराबर 2 पे गिरे, n बराबर 1 पे गिरे। तो ये हमारी लिमिट्स हो गई, ठीक है। क्वेश्चंस आपको कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन आपको लाइमन, बाल्मर, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फिर पास्टन सीरीज से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी लिमिट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या आ जाता है लिमिट फाइंड करने में, है ना। तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू, मुझे लगा मैंने फाइंड करके रखा होगा अपने नोट्स में, बट आई डिडंट फाउंड। क्या हो जाएगा भाई? R1 का स्क्वायर 1/n1। n1 क्या है यहाँ पे? 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 4 से 3 पर आ रहा है ना, तो ये 16 माइनस 9, 7/9, 16 जा 144, 144/7 मल्टीप्लाई बाय 911 हो गया। तो देखो 911 7 से कैंसिल होता है क्या? 7 1 जा 7, 2 1, 7 3 जा 21, नहीं हो रहा है। कुछ और लेके देखो, 912 लेकर देखो, 910 लेकर देखो, 7 से 7 1 जा 7 7 21 0। ओके, 910 कैंसिल हो रहा है, 70 जा 7 1 जा 7 7 30 जा, ओके 13 जा 130। तो 144 को 130 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपको मिल जाएगा 0 0 0, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 4 1, दैट्स इट। 0 2 7 8 1, 18720। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है पास्टन की? 18720 से 0 से 1 लैम्डा इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। तो ये 911 इंटू 1 ओके 9, ठीक है। तो 911 इंटू 9 कर लो, ये भी आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेना एक बार, मैं भी चेक कर लूँगा। 911 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो इसकी लिमिट है 8199 एंगस्ट्रॉन्ग तक। आप लोग अगर यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। इधर देखो 1216 था, इधर 6552 है, इधर 18000, 6000 से सीधा 18000 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ बढ़ती जा रही है कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। बस एक टॉपिक बचा रह गया है, उसको मैं बताता हूँ आपको। तो फिलहाल इसको दोबारा से समझ लो। जब भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जंप करे, कहीं से भी करे, इन्फिनिटी से दूसरे तीसरे कहीं से भी करे, तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। लिमिट ये होती है, रीजन ये होता है। दूसरे पे जब जंप करे कहीं से भी करे तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ये लिमिट होती है, विजिबल रीजन में ये आता है, विजिबल रीजन में। जब वो 3 पर आए तो उसको बोलते हैं पास्टन सीरीज। लिमिट ये होती है, वो आता है शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन पे। जब वो
4 पर जंप करे, कहीं से भी करे बट 4 पर करे तो उसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। लिमिट ये होती है, और लिमिट होती नहीं इसकी, हमने मतलब लिमिट फाइंड नहीं की है, होती है आप फाइंड करके देख लेना, वैसे जरूरी नहीं है। इसको बोलते हैं शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में, इसकी भी इसका जो अपीयरेंस है वो भी शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में। और जब n = 5 पे आएगा तो वो होगा फंड सीरीज, और इसको लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं। ठीक है, हमफनेरी रीजन, हमफनेरी सीरीज जब n = या n = 8, 7 कहीं से भी 7 पर अगर आए, 6 पर अगर आए तो उसको बोलेंगे हमफनेरी सीरीज। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी थी। क्वेश्चन इसी में से सीधा आ जाएगा, PYQs चेक करना, मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें नहीं तो आपको फिजिक्स के 12 चैप्टर में जरूर ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इनको कॉपी कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। यहाँ पे आपका एमिशन स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता दूंगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या है। सपोज ये आपका n = 1 है, ये आपका n = 2 है, ये आपका n = 3 है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन मतलब आपको क्वेश्चन में बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 से 1 पर आ रहा है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, कितना ट्रांजिशन होगा। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, एक तरीके से ये होता है ऑप्शन जिससे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या तो वो 2 से 1 पर आए, या तो वो 3 से 2 पर आए, और फिर 2 से 1 पर आए। ऐसा तो होगा नहीं कि 3 से सीधा 1 पर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो गए, 3। कितना ट्रांजिशन हो गए, 3। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया n = 10 से n = 1 पे आए, तब बताओ क्या होगा। तो हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट होता है नीट में, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरह से कि 10 लाइन बनाओ, एक पास करा के देखो, उसमें भी गलती हो ही जाएगी। तो इसके लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन = नंबर ऑफ ट्रांजिशन। इसका आंसर अभी 1 मिनट में निकाल के दोगे, आप लोग खुद ही निकाल के दोगे। n2 - n1 + 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके, उसी ब्रैकेट में +1 नहीं लिखना है, /2। ओके, तो n2 - n1 मतलब 10 - 1, और n2 - 1 मतलब 10 - 1 + 1 /2। तो ये हो गया 9 × 10 - 1 9, 9 + 1 10 /2, ये हो गया 5। ये देखो 45 आंसर है। तो आप 45 बार करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, इसको मैच करते हैं ना, 3 से 1 पर आना है, तो 3 - 1 + 1 /2। 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल। इसको क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि ये प्लस होगा अभी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 3 - 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है एक, n = 100 से n = 2 पर आ रहा है, तो आप मुझे बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ पे होगी, कमेंट करो। ठीक है, चलो ये सारे कंसेप्ट हो गए हमारे एमिशन स्पेक्ट्रम की। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। बस 10 मिनट लूंगा आपका, और वो कंसेप्ट भी खत्म कर दूंगा। ओके, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बस छोटा सा कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं आएगा, खाली अपने नोट्स में डाल लो इस चीज़ को। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई भी गैस है, केमिकल है, वेपर है, ग्लास ट्यूब में कुछ भी है। यहाँ से जब व्हाइट लाइट पास की गई तो स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से हम लोग लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ये इसके बैंड्स बने ना, इसका जो स्पेक्ट्रम बना, उसमें कुछ डार्क स्पॉट्स थे। ठीक है, ऐसा डार्क लाइन्स यहाँ पे फॉर्म हुए। ओके, यहाँ पे डार्क था, फिर यहाँ पे कलर्ड था, ऐसा देखा गया वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप से कि यहाँ पे कलर्ड है, यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे कलर्ड है, फिर यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे कलर्ड है। तो अलग ही कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा था। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोगों का कैसा होता है, नॉर्मल, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब जानते हो। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखा गया कि अलग ही कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा था जब स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया। डार्क है, फिर कलर्ड है, फिर डार्क है, फिर कलर्ड है, और इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये 2 टाइप का हो सकता है। कौन सा 2 टाइप, एक हो सकता है बैंड, जब भी किसी एटॉमिक गैस से पास की गई लाइट तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब सिंगल एटम है, हीलियम प्लस हो गया। ठीक है, और सपोज कोई मॉलिक्यूलर गैस है, और वहां से हम लोग लाइट को पास करें और ऐसा स्पेक्ट्रम हमें मिल जाए, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। समझ में आया? तो ये छोटी मोटी बातें हो गई हमारी एमिशन स्पेक्ट्रम की और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अच्छे से इन बातों को नोट कर लो। और अब एक बहुत ही बढ़िया सी बात सुनो, थोड़ा सस्पेंस में डाल देता हूँ, आदत पड़ गई आजकल। इसके बाद क्या हुआ कि नील बोर ने बहुत नाम कमाया इससे, बट इसके बाद इनका ड्रॉबैक आया। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉली, जी साइलेंट है, डी ब्रॉली।
इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, वेलोसिटी बोल दो, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो इसका मास तो एकदम है ही नहीं, लगभग नेग्लिजिबल है, और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज है। कुछ इसी तरह से तो हमारी लाइट भी होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, हालांकि इसकी असली वैल्यू है 2.9979 ऐसा, ठीक है, बट उसको हम लोग 3 लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड, ठीक है। और लाइट के भी दो नेचर है, लाइट के दो नेचर है। लाइट को सिर्फ हम लोग वेव नहीं बोलते, लाइट को हम लोग पार्टिकल भी बोलते हैं और लाइट को हम लोग वेव भी बोलते हैं, ठीक है। लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइट में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स, तो वो होगा पार्टिकल, और एक तरीके से हम लोग इसको वेव बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? लाइट के पास डुअल नेचर है। तो डी ब्रॉली ने सोचा, दिमाग लगाया कि यार इलेक्ट्रॉन का मास भी इतना कम है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी लगभग स्पीड ऑफ लाइट जितनी है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन एक वेव तो नहीं है? क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव बोल सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर हो सकता है? डी ब्रॉली ने ये सारे सवाल अपने सामने रखे। उन्होंने बोला कि जैसे इसका लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल उसमें फोटोन होता है, ठीक है, वो भी मासलेस होता है, वैसे ये भी तो लगभग मासलेस है और ये भी एक वेव है, लाइट का भी डुअल नेचर है। तो क्या इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग वेव बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर हो सकता है? जानने के लिए देखते हैं अगला एपिसोड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।